जैसे कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम 7 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और स्टूडेंट्स 12 सितंबर को हमारे साइंस का पेपर है, जो कि पेपर अपने आप में एक कठिन पेपर है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम बच्चे अच्छे स्कोर गेन करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद साइंस के तुम बादशाह बन जाओगे और सारे पेपर में से साइंस का पेपर तुम्हारा सबसे अच्छा रहने वाला है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस रैक क्या रहेगा। आखिरकार कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। अरे चित्र वाले डायग्राम के जो क्वेश्चन है, डिफरेंस जो अंतर है, अरे परेशान मत हो भाई। अब अगर तुमने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है, इंड होते होते तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जो तुम्हें टॉप कराने में हेल्प करेगा, फिर चाहे तुम हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम की। अब मैं अपने क्लास को शुरू करूं उसके पहले बच्चों को प्रश्न है, साहब जो भी आप आगे दिखाओगे उसका पीडीएफ कहां दोगे? ये दूंगा मैं टेलीग्राम पे, लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पर, वहीं पर पीडीएफ मिलेगा, वहीं पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले हमें देखना है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहां से क्वेश्चन बनेगा। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, है ना, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां से क्वेश्चंस बनेगा। तो ये रहे तुम्हारे सामने 3 चैप्टर, याद रखना 1, 5 और 6। अब इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, क्योंकि एमपी बोर्ड ने फाइनली सब कुछ बता दिया है, सिलेबस भी और ब्लूप्रिंट भी। एंड देखो चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 10, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मतलब द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एंड हम तुम्हें तो कलरफुल बुक भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आगे बताएंगे उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कलरफुल बुक ले लिए होगे, नहीं लिए हो भाई तो भयंकर सस्ता मिल रहा, ले लो। तुम्हें पता है उसमें क्वार्टरली एग्जाम बस का पूरा बुक नहीं मिलेगा, जैसे ही हाई फेयरली आएगा तो उसी बुक में उतने ही पैसे में अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चा अभी नहीं लेगा तो हाई फेयरली में उसकी कीमत बढ़ा देंगे। एनुअल आएगा तो वो उसी में अपडेट होगा उतने ही पैसे में, है ना, तो उसमें फिर तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। आगे डिस्कस करेंगे यार, अभी तो हमें पढ़ना है भाई, है ना। आगे हमें देखना है अध्याय 13, हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर आएंगे, तो इतने चैप्टर हमें कवर अप करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं शुरू से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये रहा तुम्हारे सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? एक्सप्लेन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया था क्लास में कि संयोजन का मतलब होता है दो चीज को जोड़ना। अरे भैया, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, बन गया पानी, हम घट्ट घट्ट पीते हैं, वही तो कहलाता है संयोजन। एंड दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि वियोजन किसे कहते हैं, जिसे अपघटन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले हो, डिकम्पोजिशन कहते हैं भाई साहब। वियोजन का मतलब होता है कोई चीज को तोड़ना। अब जैसे यहां पर मैंने अपना माइक लिया है, एक माइक को मैंने तोड़ दिया, पिट अलग हो गया, बस यही तो वियोजन है। अगर मैं तुम्हें केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो तुम ले लो पानी, तो पानी में तुमको हाइड्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, बन गया वियोजन इस प्रकार से। नेक्स्ट कहता है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब हम मैग्नीशियम रिवर को जलाते हैं तो किस रंग की ज्वाला बाहर निकलती है। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देगा। जो सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा, जो गलत देगा उसको मैं सही आंसर बताऊंगा। भाई तुमने ये गलत आंसर दिया है, चीटिंग मत करना, ईमानदारी से आंसर देना। आगे देखते हैं, चौथा नंबर कहता है उपाप चयन मतलब रेडॉक्स, है ना। तो क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, उदाहरण सहित समझाना है। पांचवा नंबर कहता है कि अगर लोहे की वस्तुओं में हम पेंट नहीं करते तो क्या होता है, या फिर हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है, पेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स। एंड ये पर हमारा छठवां नंबर कहता है कि आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, समझाइए। 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि आलू का चिप्स का पैकेट हो गया, फिर कुरकुरे वगैरह, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो आखिरकार क्यों भरा जाता है। अब देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित जो भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है। एंड ये रहा भाई, पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ ही लेना, नहीं तो एग्जाम में याद आएगा कि अरे यार हमारा मास्टर ने तो बताया था लेकिन हमने नहीं पढ़ा। भाई तेरी गलती कहलाएगी, पढ़ लेना, 100% आ रहा है, लिख के दे दूं, सिग्नेचर कर दूं, आ रहा है मतलब आ रहा है ना, तो पढ़ ही लेना। आगे देख लेते हैं, लो भैया, निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। फिर से तुम्हें कुछ रिएक्शंस दिया है और इसे बैलेंस करना है,
और ये देख लो इस प्रकार से कुछ हिंदी में रहेगा, तो ये भी लॉक कर लो, ये दोनों को अच्छे से कर लेना, तुम्हारे 4 नंबर कंफर्म हो गए हैं। चलो खत्म, बस एक पार्ट से हमें इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से देखते हैं, सबसे पहले 9वां नंबर कहता है कि जैव प्रक्रम क्या है, वाटर लाइफ प्रोसेस। सेकंड नंबर कहता है कि सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अरे भाई हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे भोजन बनाते हैं, हम लोग कैसे भोजन बनाते हैं, उसके बारे में पूछा है। हमारा 11वां नंबर कहता है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसका केवल केमिकल इक्वेशन बताना है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का। आगे 12वां नंबर कहता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है ना, क्या रोल है एसिड का इन अवर स्टमच, हमारे आमाशय में। 13वां नंबर कहता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, सलाइवा क्या करता है भाई, है ना, भोजन डाइजेशन में किस प्रकार से हेल्प करता है। एंड 14वां नंबर कहता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ठीक है आप क्वेश्चन तो बता रहे हो यार, है ना, और मुझे पूरा भरोसा है आ भी जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर कहाँ मिलेगा, हाय रब्बा आंसर कहाँ मिलेगा। तो ये क्यों बनाया गया है आपके लिए कलरफुल बुक, इसमें सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। साइंस का रिवील हो चुका है, इंग्लिश का रिवील हो चुका है, हिंदी का रिवील हो चुका है, मैथमेटिक्स, संस्कृत और सोशल साइंस का कमिंग सून मतलब आने वाला है। तो कलरफुल बुक को फटाफट ऑर्डर तो मारो, सर दिखेगा कैसे, थोड़ी दिखाओ यार, है ना, बता बहुत रहे हो, अरे दिखा देता हूं ना, ये देखो क्या बढ़िया 3D चित्र है इसमें, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चंस मिलेगा, इस प्रकार से आंसर लिखा रहेगा, बढ़िया 3D एकदम देख लो ना, एकदम क्लियर ही चित्र दिख रहा है। एक बार तुम भी देख सकते हो, मैंने इसका PDF टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, और मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन में जाओगे वहां पर भी तुम इसका फ्री में PDF पहले देखो भाई, जब पसंद आए तो ही बुक को लेना। और मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो अल्ट्रा HD, एक एक चीज दिख रहा है, देख लो, है ना, एक एक चीज कहां पर है, पायरोटिक ग्रंथि है, थाइमस कहां पे है देख लो, अग्नाशय कहां पर है, वृषण कहां पे है ना, एक एक चीज। ऐसे ही ये नर में है, ये मादा में है, एंड ऐसे ही 3D डायग्राम्स के साथ ऐसे ही बढ़िया कलरफुल हर एक चीज मिलने वाला है। अगर तुम्हें लेना है तो सिंपल सा तरीका है यार, प्ले स्टोर में जाओ, मिडिल एजुकेशन नाम का ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन वगैरह कर लेना, ई बुक वाले ऑप्शन में जाना, देखो ई बुक वाले ऑप्शन में, एंड अल्ट्रा HD PDF वहां पर है, थोड़ा टाइम लग सकता है खुलने में, PDF अल्ट्रा HD है, अल्ट्रा HD मतलब समझ रहे हो ना, एकदम तुम्हें हर एक चीज जूम करने से कुछ भी नहीं फटना। तो भाई इस प्रकार से तुम बुक कर सकते हो, एक एक प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, और सारे IMP जो भी चैप्टर से इंट्रोड्यूस होंगे वो सब पढ़ते रहना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 15वां नंबर कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, हमें डिफरेंस बताना है अरेबिक एंड नॉन अरेबिक रिस्ट्रिक्शन में, ठीक, तो इसमें डिफरेंस बताना है मतलब श्वसन में। 16 नंबर कहता है कि मानव के पाचन तंत्र मतलब आहार नाल का चित्र बनाना है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बनाइएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर की मानव के श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र ना हो, तो ये डायग्राम्स है जो तुम्हारे एग्जाम में आ रही हैं। आगे देख लेते हैं धमनी व सिरा में अंतर बताना है, ठीक है, आर्टरी एंड वेन्स में अंतर बताना है, कितने 4 अंतर तैयार कर लेना, 4 नंबर के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र ना हो, पूरे डायग्राम भर दिया भाई जो जो एग्जाम में आ रहे हैं। मानव हृदय का नामांकित चित्र ना हो, ये और ये सब चित्र तुम्हें 3D मिलेगा एकदम, है ना, बढ़िया झक्कास दिखने में लगेगा, एक बार देखो तो सही यार, चेक तो करो। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर कहता है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहां पर होता है और किस प्रकार होता है भाई, इसे एक्सप्लेन करो। 22वां नंबर कह रहा है कि नेफ्रॉन की रचना और कार्यविधि का वर्णन करना है, नेफ्रॉन के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताओ, क्या होता है जाइलम, क्या होता है फ्लोएम। तो जाइलम का मतलब जा से जाइलम, जा से जल, तो जो पेड़ के तरफ पानी ले जाता है उसे कहते हैं जाइलम, और जो खनिज या फिर खाना वगैरह लेकर के आता है उसे कहते हैं फ्लोएम, है ना। कलरफुल बुक में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखते हैं 24वां नंबर कहता है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है, मतलब ब्लड और लाइफिस में अंतर बताना है, कोई 4 एनी 4, 4 नंबर का क्वेश्चन है, खत्म। आगे आगे नेक्स्ट चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, आइए देखते हैं। 25वां नंबर कहता है तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो भाई, क्या होता है नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन करो। 26वां नंबर कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं या प्रत्यावर्ती, है ना, दोनों सेम चीज है, इंग्लिश में से रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं, वो क्या होता है। 27वां नंबर कहता है कि प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 जलानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा।
29 नंबर कहता है कि हम एक अगरबत्ती की गंध को कैसे पता कर लेते हैं, है ना। किसी ने अगरबत्ती लगाया तो ऐसा क्या है हमारे नाक में कि हमें वो गंध पता चल जाती है कि भाई साहब क्या खुशबू आ रही है ना। तो ये तो अगरबत्ती का पता चल गया। लेकिन जब कोई CO2 छोड़ता है ना, तब भी तुम्हें पता चल जाता है कि साला किसी ने छोड़ दिया, है ना। तो वो कैसे पता चलता है, आखिरकार क्या ऐसा रीजन है, ये सब का आंसर तुम्हें मिलेगा। आगे देखते हैं। 30वां नंबर कहता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह डॉक्टर द्वारा क्यों दी जाती है। नेक्स्ट हमारा 31वां नंबर कहता है कि मधुमेह के कुछ रोगियों को, मधुमेह मतलब डायबिटीज, जैसे डायबिटीज हो जाता है ना, उनको डॉक्टर कहता है कि तुम इंसुलिन का इंजेक्शन लो। आखिरकार क्यों? अरे भैया, इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं भैया इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो, तुम्हारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अरे वो दादी वादी लोग को देखे हो यार, एक दादी थी, है ना, मेरे घर के पड़ोस में रहती थी। उनका एज लगभग 67 ईयर था, मैंने पूछा था। वो डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेती हैं भाई, लेती हैं। और इंसुलिन का इंजेक्शन लो तो बाकी बहुत ज़्यादा दर्द करता है। वो दादी बताती थी कि मजबूर है बेटा, अगर 2 दिन नहीं लिए तो हमारी टिकट कट जाएगी, और लेना पड़ता है, दर्द करता है, लेकिन हम डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं क्योंकि उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई था और उनकी एज भी हो गई थी ना यार, तो कंट्रोल होना भी तो मुश्किल था। 32वां नंबर कहता है कि मानव के अंतः स्त्रावित ग्रंथियों का नाम बताओ, मतलब ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो मनुष्य के शरीर के अंदर से निकलती है। 33 नंबर कहता है कि निम्नलिखित को उत्तर देना है। क्या आप क्वेश्चन पूछा है, यौना आरंभ के समय महिलाओं में जो शारीरिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है उसके लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है। तुम देखते हो कि जब बच्चे टीनेज में रहते हैं ना, लड़का हो चाहे लड़की सेम दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो यौनारंभ में आती हैं तो उनके शरीर में एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है ना। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर कहता है कि किस हार्मोन्स की कमी से शरीर बौना रह जाता है। कुछ लोग को देखोगे हाइट नहीं बढ़ती है, तो आखिरकार क्या रीजन है ऐसा। सी नंबर कहता है कि किस हार्मोन्स की कमी के कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, वही जिसको शुगर हो जाता है तो क्यों होता है भाई। एंड डी नंबर कहता है कि किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऐसा तुम्हारे शरीर में कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया कि अब तुम्हें आयोडीन वाला नमक खाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी टिकट कट सकती है। नेक्स्ट कहता है हमारा 34 नंबर कि मानव मस्तिष्क की कोई 3 कार्य बताना है ना। मस्तिष्क के 3 कार्य, ये मत लिख देना, प्रश्न उत्तर याद करना, मिडिल एजुकेशन के वीडियोस को देखना, है ना। हमें याद रहता है सर मस्तिष्क कार्य, नहीं, सही रीजन लिखना, फालतू नहीं, मजे नहीं लेना भाई पेपर में। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर कहता है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य लिखो। तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है। एंड 36 नंबर कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का मतलब ब्रेन का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो यार, 3D चित्र पता है कहाँ काम आता है, मैं सच कह रहा हूं। 3D चित्र ना कोई चीज को समझने में काम आता है। जैसे मैं थोड़ी यहाँ पर जूम करता हूं, वैसे क्या पता तुम्हें दिखेगा या नहीं दिखेगा, एक सेकंड में चेक कर लूं। थोड़ी थोड़ी तो दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है उतना देख लो। और जूम करूं क्या, ये बात लो भैया। हाँ, अब इसका क्या काम होता है, देखो चीजों को समझने में आसानी होती है। देखो ना, पूरा मैं 3D डायग्राम बना दिया, तो नाक कहाँ पे है देखो, पूरा समझ में आ रहा है कि अच्छा नाक यहाँ पे है, मुख अच्छा ये यहाँ पे है, ठीक है, कंठ अच्छा अच्छा इसे कहते हैं कंठ। अच्छा ये देखो रिंगल्स जो बने ना उसे श्वसन नली कहते हैं। उपवलय किसे कहते हैं, देखो हड्डी में जो ऊपर हड्डी होता है ना उसे उपवलय कहते हैं। तो 3D में ये हमें फायदा मिलता है ना। फुफ्फुस किसे कहते हैं, देखो जो ये तुम्हारी हड्डी हो गई, हड्डी के अंदर अंदर जो छोटे छोटे फूले हुए हैं उसे फुफ्फुस कहते हैं। पसलियां किसे कहते हैं, तो ये जो बाहर वाली हड्डी है ना तुम्हारे फेफड़े में, टच करके देख लो, उसे कहते हैं पसलियां। नहीं बोलते, मारेंगे तो सारी पसलियां टूट जाएगी। डायफ्राम क्या कहलाता है, तो नीचे वाला भाग डायफ्राम कहलाता है। तो 3D से हमें ये फायदा मिलता है यार कि कोई चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमने तुम्हें 3D का फायदा ही बता दिया, और एक बार जब तुम 3D इमेज से पढ़ोगे ना तो लिटरली तुम्हें खुद तुम्हारे अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। चलो तो हम कहां पे थे, हाँ ओके आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37 नंबर कि प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। एंड यहीं पर 38 नंबर कहता है कि तंत्रिका कोश का मतलब न्यूरॉन का चित्र बनाना है। एंड इस प्रकार से चैप्टर क्लोज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें 39 नंबर कहता है कि क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। एंड नेक्स्ट कहता है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करो। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को परिभाषित करो। देखो यार एक चीज याद रखना, न केवल तुम्हें वक्रता केंद्र पढ़ना है बल्कि वक्रता त्रिज्या भी तुम्हें पढ़ना है, ठीक है।
वक्रता त्रिज्या पढ़ लेना और वक्रता केंद्र दोनों तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कहता है कि अवतल दर्पण के अनुप्रयोग बताइए। तो अवतल बस मत करना, साथ में उत्तल भी कर लेना और साथ में समतल भी कर लेना। समतल तो जानते हो यार, अपना मुंह देखने के लिए, फिर लिपस्टिक लाली लगाने के लिए, बला बला बला। नेक्स्ट कहता है हमारा 43 नंबर, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कुछ नहीं, इसको 2 से भाग दे दो, आएगा 10 ही उसका उत्तर होगा। नेक्स्ट कहता है 44 नंबर की हम वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? पश्च दृश्य मतलब होता है पीछे देखने के लिए, हीरो होंडा लगा होता है ना, ये पीछे देखने के लिए। तो पीछे क्यों देखते हो भाई? मतलब पीछे तो ठीक देखते हो, पर उत्तल दर्पण का क्यों उपयोग करते हो, ये चीज पूछा गया है। आगे कहता है हमारा 45 नंबर कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 46 नंबर कहता है कि एक डायप्टर को परिभाषित करना है, इसको एक्सप्लेन करो भाई। एंड 47 नंबर कहता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। आगे हमारा 48 नंबर कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या मतलब है? एंड यहाँ पर 49 नंबर कहता है कि किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 50वां प्रश्न कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये रहे तुम्हारे सामने 50 टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर बहुत अच्छे से करना, लिटरली बता रहा हूं तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मोर क्वेश्चंस को देखने के लिए ना तो तुम्हें परीक्षा अध्ययन पढ़ना है, ना तो पढ़ना है बोध, ना तो पढ़ना है तुम्हें क्वेश्चन बैंक, केवल सॉल्व करना है कलरफुल बुक को और पढ़ लो। सच कह रहा हूं बहुत फायदा मिलेगा। अगर तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित नहीं हुआ ना तो मुझे बताना भाई, मैंने बहुत मेहनत किया है तुम्हारे क्वार्टरली एग्जाम में, तब जाकर एक कलरफुल बुक को लॉन्च किया हूं। तो ये मेहनत का परिणाम है और ये मेहनत का परिणाम तुम्हारे रिजल्ट में जरूर दिखेगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं भाई। तो चलिए ये मेरे वीडियो एंड, जल्दी मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस को लेकर के, जल्दी मिलेंगे आगे के मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ। हम तुम्हारे सामने 4 सेटों में मॉडल पेपर भी लेकर आ रहे हैं जो कि टोटल फ्री रहेगा, है ना। तो मॉडल पेपर लेकर के आएंगे और बहुत अच्छे से आगे का प्रिपरेशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।